नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आर्ट अकेडमी के चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं राजनीति विज्ञान के पाठ 5 के बारे में। पाठ का नाम है कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पाठ। पहला प्रश्न है, हमारे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु कब हुई? पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु 27 मई 1964 को हुई। अगला प्रश्न है, भारत के दूसरे प्रधानमंत्री कौन बने? प्रधानमंत्री नेहरू की मृत्यु के बाद हमारे दूसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री बने। अगला प्रश्न है, 1960 के दशक को संकट का दशक या समस्या का दशक क्यों माना जाता है? भारत के इतिहास में या भारत के राजनीतिक इतिहास में 1960 का दशक बहुत ही संकटपूर्ण माना जाता है, क्योंकि ये पूरे दशक में बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटी जिसमें भारत को बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ा। नंबर 1, 1962 में भारत और चीन युद्ध। नंबर 2, 1964 में प्रधानमंत्री नेहरू की मृत्यु। 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध। 1966 में हमारे दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु। तीन बड़े अकाल। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं 1960 के दशक में हमारे दो प्रधानमंत्रियों की मृत्यु हो गई। हमें दो युद्धों का सामना करना पड़ा, भारत पाकिस्तान युद्ध और भारत चीन युद्ध। और उसके अलावा कई राज्यों में बड़े बड़े अकाल पड़े और भारत में खाद्यान्न की बहुत कमी हो गई, भुखमरी की समस्या आ गई। इस कारण ही 1960 का दशक संकट का दशक माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, गरीबी से आप क्या समझते हैं? गरीबी किसे कहते हैं? गरीबी का शाब्दिक अर्थ है एक ऐसी स्थिति जब व्यक्ति के पास अपने जीवन को स्थापित करने के लिए आधारभूत वस्तुएं ना हो, यानी कि एक व्यक्ति के पास भोजन, वस्त्र, शिक्षा, आवास और स्वास्थ्य भी ना हो, यानी कुल मिलाकर इसे निर्धनता कहा जाता है। निर्धनता का शाब्दिक अर्थ है धन का ना होना। एक ऐसी स्थिति जब एक व्यक्ति अपने जीवन को स्थापित करने के लिए मूलभूत वस्तुओं को भी पूरा नहीं कर पा रहा है, उन्हें खरीद नहीं कर पा रहा है, अपने परिवार को पेट नहीं पाल पा रहा है, तो इन स्थितियों को ही गरीबी या निर्धनता कहा जाता है। अंग्रेजी में से पॉवर्टी कहते हैं। कुल मिलाकर भारत की एक बड़ी आबादी आज भी खाने के लिए संघर्ष करती है। उसके पास इतना पैसा भी नहीं है कि वो भरपेट भोजन ग्रहण कर सके। यही स्थिति गरीबी कहलाती है। हमारा अगला प्रश्न है, सांप्रदायिकता से आप क्या समझते हैं? सांप्रदायिकता शब्द संप्रदाय से बना है। संप्रदाय का अर्थ है कोई धर्म, कोई पंथ या कोई समूह। एक ऐसा मानवीय समूह जो निश्चित परंपराओं और जीवन शैली के अनुसार जीवन यापन करता है, संप्रदाय कहलाता है। जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध आदि। परंतु जब कोई धार्मिक समूह, जब कोई संप्रदाय अपने प्रति अत्यधिक कट्टर हो जाता है, इतना कट्टर हो जाता है कि वह दूसरे समूहों पर हमला करता है, उन्हें नकारात्मक दृष्टि से देखता है, उन्हें नष्ट करने का प्रयास करता है, तो इसको ही सांप्रदायिकता कहा जाता है। कुल मिलाकर जब एक धार्मिक समूह अपने धर्म के प्रति तो उदार परंतु दूसरे के धर्मों को हीन दृष्टि देखता है, उनको नष्ट करने का प्रयास करता है, तो यही कट्टरता का भाव सांप्रदायिकता कहलाता है। भारत में विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं और कई बार ऐसा देखने को आया कि भारत में सांप्रदायिक दंगे हुए हैं। यहाँ तक कि भारत का विभाजन भी एक सांप्रदायिक घटना थी, जिसमें बड़ी मात्रा में लोगों ने एक दूसरे की हत्याएं की, एक दूसरे को नष्ट किया और जिसमें बड़ी मात्रा में लाखों लोग घायल हुए, लाखों लोग मारे गए। इस प्रकार की घटना सांप्रदायिकता घटना कहलाती है। हमारा अगला प्रश्न है, नेहरू की मौत के बाद कांग्रेस संसदीय दल का नेता कौन बना? नेहरू की मृत्यु के बाद कांग्रेस संसदीय दल का नेता लाल बहादुर शास्त्री बने। हमारा अगला प्रश्न है, लाल बहादुर शास्त्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे।
गांधीवादी नेता थे और ये नेहरू के मंत्रिमंडल में एक बार रेल मंत्री ही बने थे। ये बहुत ही सादगी और उच्च कोटि का जीवन व्यतीत करते थे। एक बार रेल दुर्घटना हुई थी तो नैतिकता पूर्ण जिम्मेदारी लेते हुए इन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया था और 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में इन्होंने अपने देश का मनोबल बढ़ाया था और बहुत अच्छी जीत हासिल की थी और इन्होंने ही जय जवान जय किसान का नारा दिया था और लाल बहादुर की मृत्यु ताशकंद में हो गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, ताशकंद समझौता किस किस के बीच हुआ था? ताशकंद समझौता भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के अयूब खान के बीच हुआ था। अगला प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। ताशकंद कहाँ की राजधानी है? ताशकंद उज्बेकिस्तान की राजधानी है। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कहाँ हुई थी? लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु ताशकंद में हुई थी। शास्त्री के बाद देश का प्रधानमंत्री कौन बना? लाल बहादुर शास्त्री के बाद देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी बनी। इंदिरा गांधी कौन थी? इंदिरा गांधी हमारे देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी। ये देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। इन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर भी कार्य किया था और इन्हें 1971 में बांग्लादेश बनवाने के कारण इन्हें लोहो महिला के नाम से या आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इन्होंने देश में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, गरीबी हटाओ का नारा दिया, महिलाओं की और आदिवासियों के सशक्तिकरण की बात की। कुल मिलाकर इंदिरा गांधी भारत की सबसे मजबूत प्रधानमंत्री रही हैं और इन्होंने अपने कार्यकाल में बहुत बड़े बड़े फैसले लिए थे। हमारा अगला प्रश्न है, हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं? हरित क्रांति किसे कहते हैं? हरित क्रांति शब्द दो शब्दों से बना है, हरित और क्रांति। हरित का संबंध है खेतों से, खाद्यान्नों से, फसलों से और क्रांति का अर्थ है एकाएक बदलाव लेकर आना। 1960 का दशक हमारे लिए बहुत संकटपूर्ण था। भारत के अलग अलग राज्यों में अकाल पड़ रहे थे। ऐसे में भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने फैसला लिया कि वो खाद्यान्नों के मामले में आत्मनिर्भरता प्राप्त करेंगी। इसी आत्मनिर्भरता को प्राप्त करने के लिए कुछ कदम उठाए गए, जैसे HYV बीजों का प्रयोग, खादों और फर्टिलाइजर का प्रयोग, उच्च किस्म के गुणवत्ता बीजों का प्रयोग, नहरों का, कुओं का और सिंचाई के संसाधनों का विकास, साक्षी घाव का विकास, नए कृषि उपकरणों का प्रयोग और किसानों को साख प्रदान करना। इस प्रकार इन परिवर्तनों के फलस्वरूप भारत में खाद्यान्न मामले में तेज गति से वृद्धि हुई और यह वृद्धि इतनी अधिक थी कि ना भारत खाद्यान्न का मामले में आत्मनिर्भर हुआ बल्कि वह दूसरे देशों को खाद्यान्न निर्यात करने लगा। इस प्रक्रिया को ही हरित क्रांति या ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है। कुल मिलाकर वे सभी बदलाव जिसने भारत को खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बना दिया उसको ही हरित क्रांति या ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? भारत में हरित क्रांति के जनक SS स्वामीनाथन थे। हमारा अगला प्रश्न है, राम मनोहर लोहिया कौन थे? राम मनोहर लोहिया एक समाजवादी विचारक और विद्वान थे। इन्होंने भारत में समाजवाद की नींव डाली। इन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ मोर्चा भी खोला और ये चाहते थे कि भारत में समाजवादी ढंग से कार्य हो। ये गरीब, मजदूर, किसान, वृद्धों और हर प्रकार के कमजोर वर्ग के पक्षधर थे। इनका मानना था कि भारत का विकास समाजवादी ढांचे से हो और राम मनोहर लोहिया ने यहाँ तक कि हर स्तर पर उन आंदोलनों को प्रोत्साहन दिया जिससे देश में समानता आ सकती है। ये बेरोजगारी, भूखमरी और अन्य मुद्दों पर जोरदार तरीके से आवाज उठाते थे। इनके विचारों के आधार पर ही भारत में अन्य प्रकार की समाजवादी पार्टियों की स्थापना हुई। अगला प्रश्न, डीएमके। डीएमके की फुल फॉर्म है द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। पीयूएफ की फुल फॉर्म है पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट। बीजेएस भारतीय जनसंघ। बीजेएस की फुल फॉर्म है भारतीय जनसंघ। अगला प्रश्न है, कांग्रेस सिंडिकेट से आप क्या समझते हैं? कांग्रेस भारत की सबसे पुरानी पार्टी है।
इसके जितने भी कदावर बड़े नेता हैं जो पार्टी को पूरी तरह से नियंत्रित करते हैं, तो पुराने और कदावर नेताओं के समूह को ही कांग्रेस सिंडिकेट कहा जाता है। इसमें के कामराज, मोरारजी देसाई, बाबू जगजीवन राम और एस पाटिल जैसे नेताओं का समूह शामिल है। ये कांग्रेस को अपनी हाथों पर या कांग्रेस को कठपुतली रहना चाहना चाहते थे, तो कांग्रेस के वयोवृद्ध नेताओं के समूह को ही कांग्रेस सिंडिकेट के नाम से जाना गया। अगला प्रश्न है, दल बदल से आप क्या समझते हैं? दल बदल का अर्थ है एक दल को छोड़कर दूसरे दल में जाना। भारत की राजनीति स्वार्थों से भरी हुई है। एक नेता या एक व्यक्ति जब लाभ कमाने के लिए, सत्ता प्राप्त करने के लिए, मंत्री पद प्राप्त करने के लिए किन्हीं लालचों में पड़कर अपना दल छोड़कर किसी दूसरे दल को धारण कर लेता है, तो ये दल बदल कहलाता है। 1967 के बाद से लेकर अब तक ऐसे कई बार हमने देखे हैं कि एक नेता अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में चला जाता है, इसको ही दल बदल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, आया राम गया राम शब्द या वाक्य से आप क्या समझते हैं? आया राम गया राम एक जुमला है जो दल बदल पर एक व्यंग्य रूप में टिप्पणी की गई है। हरियाणा के एक विधायक दयालाल ने एक पखवाड़े के अंदर 3 बार पार्टियां चेंज की, तब से ही यह जुमला प्रसिद्ध हो गया है, आया राम गया राम, कि जब कोई नेता स्वार्थ के चलते एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में आ जाता है, तो इसको ही आया राम गया राम से जोड़ा जाता है। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी ने कुल कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया? इंदिरा गांधी ने देश के 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। राष्ट्रीयकरण का अर्थ था कि अब ये सारे बैंक सरकार की निगरानी में रहेंगे, सरकार के अधीन काम करेंगे, जिससे लोगों का बैंकों के प्रति विश्वास बढ़ा। अगला प्रश्न है, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने दिया। जब सभी लोग इंदिरा का विरोध कर रहे थे, तो इंदिरा ने आम लोगों के मन में विश्वास बढ़ाने के लिए एक नारा दिया, गरीबी हटाओ। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर्स की समाप्ति से आप क्या समझते हैं? हम सब जानते हैं जब देश आजाद हुआ, भारत में 565 रियासतें थी। उन रियासतों को भारत में विलय करने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल आदि ने राजाओं महाराजाओं को विशेष सुविधाएं प्रदान की थी, उसको ही पृथ्वी पर्स के नाम से जाना जाता है। इंदिरा गांधी ने स्पष्ट किया कि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ कोई बड़ा या छोटा नहीं है, सभी समान है, इसीलिए किसी राजा या महाराजा को कोई खास सुविधाएं प्रदान नहीं की जाएंगी। और इंदिरा गांधी ने पृथ्वी पर्स के चलते राजाओं महाराजाओं को मिलने वाली विशेष सुविधाएं उन सभी को समाप्त कर दिया, इसको ही पृथ्वी पर्स की समाप्ति कहा जाता है। कुल मिलाकर इंदिरा गांधी के द्वारा राजाओं महाराजाओं की जो विशेष सुविधाएं थी उनका अंत कर दिया गया, इसको ही पृथ्वी पर्स की समाप्ति कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कांग्रेस आर और कांग्रेस ओ में क्या अंतर है? कांग्रेस आर और कांग्रेस ओ कांग्रेस के ही दो भाग हैं। 1969 में यानी कि 69 में कांग्रेस दो पार्टियां बट गई, कांग्रेस आर और कांग्रेस ओ। वे सभी नेता जो कांग्रेस के पुराने नेता थे और कांग्रेस को नियंत्रित करना चाहते थे, वे कांग्रेस ओ कहलाए, और वे सभी नेता जो इंदिरा गांधी के पक्ष में थे और नई कांग्रेस का निर्माण चाहते थे, कांग्रेस आर कहलाई। अगला प्रश्न है, ग्रैंड अलायंस से आप क्या समझते हैं? इंदिरा गांधी को हराने के लिए सभी दल एकजुट हो गए और उन्होंने मिलकर इंदिरा हटाओ का नारा दिया, तो वह समूह जो इंदिरा गांधी को सत्ता से बेदखल करने के लिए एक मंच के नीचे या एक रेखा के तले इकट्ठा हो गया था और जो चाहते थे हर प्रकार से इंदिरा गांधी को सत्ता से बेदखल करना है, तो इस समूह को ही ग्रैंड अलायंस के नाम से जाना गया। अगला प्रश्न है, इंदिरा हटाओ नारा किसने दिया? इंदिरा हटाओ नारा ग्रैंड अलायंस ने दिया। अगला प्रश्न है, 1971 के चुनावों में 1971 के चुनावों में कांग्रेस को कुल कितनी सीटें प्राप्त हुई? 1971 के चुनावों में इंदिरा गांधी को 352 सीटें प्राप्त हुई। हमारा अगला प्रश्न है, 1971 में इंदिरा गांधी को किन कारणों से प्रसिद्धि प्राप्त हुई? 1971 के चुनाव में सारा का सारा विपक्ष एकजुट था, जिसे गैर कांग्रेसवाद के नाम से जाना गया, और ये लगातार इंदिरा गांधी को हटाने के लिए इंदिरा हटाओ के नारे दे रहा था। इसके विपरीत इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया, आदिवासियों, महिलाओं, युवाओं, इनकी बात की, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया,
प्रिवी पर्स की समाप्ति की, उसने उन बातों पर जोर दिया जिससे देश का विकास हो सके। और उसके अलावा चुनाव जीतते ही, जैसे ही इंदिरा गांधी चुनाव जीतती है, प्रधानमंत्री बनती है, प्रधानमंत्री बनने के तुरंत बाद ही भारत पाकिस्तान युद्ध हो गया और इस युद्ध में इंदिरा गांधी ने निर्णायक जीत हासिल की और बांग्लादेश का निर्माण करवाया। इन कारणों से इंदिरा गांधी की प्रसिद्धि में चार चांद लग गए। इस प्रकार 1971 में इंदिरा गांधी की ख्याति बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो गई। हमारा आखिरी प्रश्न है, राजनीतिक गठबंधन से आप क्या समझते हैं? जब दो या दो से अधिक दल राजनीतिक लाभ उठाने के लिए, राजनीतिक संघर्ष करने के लिए मिलकर आपस में वैचारिक गठबंधन करते हैं, तो दो दलों का ऐसा गठबंधन राजनीतिक गठबंधन कहलाता है। यानी कि जब दो या दो से अधिक दल चुनावी संघर्ष करने के लिए, चुनावी लाभ प्राप्त करने के लिए और सत्ता हासिल करने के लिए एक साथ मिलकर रणनीति बनाते हैं और एक मंच पर साझा कार्य करते हैं, तो ऐसे गठबंधन को राजनीतिक गठबंधन कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।